दुनिया में क्या क्या मामलात हैं, अल्लाह ताला आसानी करे उन लोगों के लिए जिन पे ये मामलात होते हैं, और अल्लाह ताला हिदायत उन लोगों को जो ये दूसरों पर जादू करवाते हैं। और आखिर में एक छोटी सी वीडियो जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पे चल रही होगी, ये इन्होंने मुझसे शेयर की है कि घर में ऐसी सी चीज़ें मिलती थी, ऐसे ऐसे मामलात जब इनके ऊपर जादू हुआ तब ये ऐसी चीज़ें मिलना शुरू हुई। बढ़ते एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद उसाम है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ हुआ है। मैं पिंडी DHA फेज 1 में रहता था। वो घर अभी भी हमारा है, लेकिन हम वहाँ नहीं रहते। वजह मैं आगे बताऊंगा। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब मैं पहली दफा जिंदगी में उस घर में अकेला रह गया। मेरे वालिदैन मुल्तान गए हुए थे, बहन भी उनके साथ थी। मैं दोस्तों के साथ आउटिंग पर गया हुआ था, मगर मैंने वापस घर ही आना था। उस दिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं जिस घर में दाखिल हो रहा हूँ वो खाली नहीं है। शाम का वक्त था, मैं गेट खोल कर अंदर दाखिल हुआ। घर में मुकम्मल खामोशी थी, वो खामोशी जो आम तौर पर सुकून देती है, मगर उस दिन वो भारी लग रही थी। मैं ऊपर वाले कमरे में गया। हमारे घर में ऊपर 3 कमरे थे और नीचे 2। मेरा कमरा ऊपर था और साथ ही मेरी बहन का कमरा था। बहन के कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल थी, उसके चारों तरफ उसने छोटी छोटी लाइट्स लगाई हुई थी। वो लाइट्स ऑन थी। मैंने सोचा शायद वो जल्दी में बंद करना भूल गई हो। मैं अपने कमरे में गया, कपड़े बदले, फ्रेश हुआ और बाहर निकला। और जैसे ही मैंने बहन के कमरे के सामने से गुजरा, मुझे लगा जैसे अंदर कोई मौजूद है। मैं रुक गया। ड्रेसिंग टेबल की लाइट जल रही थी। आईने की तरफ एक साया सा नजर आ रहा था। मुझे वाज़े तौर पर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आईने के सामने खड़ा होकर बाल बना रहा हो। मुंह दूसरी तरफ था, बाल कंधे पर गिरे हुए थे, हाथ सर के करीब हरकत कर रहे थे। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। फिर मैंने खुद को समझाया ये वहम है, मैं अकेला हूँ, दिमाग खेल रहा। मैं आगे बढ़ गया, लेकिन 2 कदम बाद मेरा दिल नहीं माना। मैं दोबारा पलटा, कमरा खाली था, कोई नहीं। मैं दरवाजे के पास गया भी नहीं, बस दूर से देखा और नीचे आ गया। मैं उस रात नीचे वालिदैन के कमरे में सोया क्योंकि सर्दियां थी। इस्लामाबाद की सर्दी आप जानते ही हैं कि कैसी होती है, लेकिन उस रात अजीब बात हुई। मैं रजाई में था, मगर मुझे शदीद गर्मी लग रही थी। पसीना आ रहा था, सांस भारी थी, जैसे कमरे की हवा गर्म हो। मैंने पंखा चला दिया, फिर न जाने क्यों मैंने AC भी ऑन कर दिया, वो भी 16 पर। आज सोचता हूँ तो समझ नहीं आता मैंने ऐसा क्यों किया। उस वक्त मुझे बस गर्मी लग रही थी। सुबह रफीक आया। वो मेरे अब्बू के ऑफिस में काम करता था, मगर घर के फर्द की तरह था। वो मेरे कमरे में आया तो पंखा और AC दोनों चल रहे थे। वो बोला, सामा भाई आप पागल हो गए हो, बीमार हो जाओगे। मैंने हंसते हुए कहा, यार मुझे खुद नहीं पता रात को क्या हुआ, मगर सच ये मुझे खुद भी अजीब लग रहा था। उस दिन शाम को अब्बू वापस आया। मैं फुटबॉल खेल कर आया था और सो गया। अब्बू अपने एक दोस्त के साथ घर में दाखिल हुए। बाद में उन्होंने बताया कि जैसे ही वो टीवी लाउंज में आए, उन्होंने देखा हमारी बड़ी वॉकिंग चेयर खुद ब खुद हिल रही थी, ऐसे जैसे कोई उस पर बैठा। उन्होंने आवाज दी, उसामा। रफीक ने जाकर देखा तो मैं गहरी नींद में था। अब्बू ने कहा, फिर ये कुर्सी क्यों हिल रही है? जब मुझे बाद में बात पता चली तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई। उस रात अब्बू भी मेरे साथ ही सोए, रफीक भी घर में रुक गया। रात के तकरीबन 2 बजे के करीब ऊपर वाले पोर्शन से चलने की आवाज आने लगी। वाज़े कदमों की आवाजें, ना बहुत तेज ना बहुत आहिस्ता। अब्बू तो तहज्जुद के लिए उठे हुए थे। उन्होंने आवाज सुनी, रफीक को जगाया, दोनों ऊपर गए। हर कमरा चेक किया, कोई नहीं था, लेकिन ऊपर की 2 लाइट्स जल रही थी जो हमने बंद की थी। उन्होंने वो बंद की और नीचे आ गए। हम अभी नीचे थे कि ऊपर टीवी लाउंज से अचानक म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया, खुद ब खुद। स्पीकर में से आवाज आ रही थी। मैं नीचे था, मगर अब्बू और रफीक 10 मिनट तक ऊपर नहीं गए। वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। फिर फजर के करीब वो ऊपर गए और सिस्टम बंद किया। उस दिन के बाद मुझे यकीन हो गया ये घर खाली नहीं है और सिर्फ मेरा वहम नहीं है। मैंने उस रात के बाद खुद को मजबूत दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच ये है कि मैं अंदर से हिल चुका था। मैंने अब्बू को सब कुछ बताया,
लेकिन वो समझ गए थे कि कुछ ठीक नहीं है। अगले 2-3 दिन हमने आम जिंदगी गुजारने की कोशिश की, लेकिन घर जैसे हमें याद दिला रहा था कि बात खत्म नहीं हुई। कभी ऊपर से हल्की सी आवाज आती, कभी लाइट जो बंद की जाती वो ऑन मिलती, और कभी बस एक अजीब सा एहसास जैसे कोई दीवार के उस पार खड़ा देख रहा। अब्बू ने एक दिन फैसला कर लिया। उन्होंने अम्मी को कहा, हम यहाँ ज्यादा नहीं रहेंगे। उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, लेकिन अम्मी समझ गई कि मामला संजीदा है। मैंने जल्दी जल्दी सामान पैक करना शुरू कर दिया। घर नया था, लेकिन हमने छोड़ दिया। हमने बहरिया में एक घर किराए पर लिया, सारा सामान वहां मुंतकिल किया और हम खुद अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। मेरे दिल में कहा शायद मसला उस घर का था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था मसला दीवारों में नहीं था। 6 महीने गुजर गए, जिंदगी मामूल पर आ रही थी। मैंने खुद को समझा लिया था कि शायद वो सब जहनी दबाव था। फिर एक दिन मैं और अब्बू कराची गए हुए थे। काम खत्म हुआ, हम वापस आए और हमें खबर मिली जिस घर में हमने सामान रखा था वहां चोरी हो गई है। मेरा दिल एकदम बैठ गया। मैंने फौरन कहा, क्या क्या गया है? हमने FIR कटवाई। मेरे चचा पुलिस में थे, उन्होंने मदद की। 2 दिन बाद खबर आई कि सामान मिल गया, लेकिन एक जगह से नहीं, 3 जगहों से। पहली 2 जगहों से सामान रिकवर हुआ। रात के 9 बज चुके थे। जब हम वापस आए तो ट्रक में सामान लोड हुआ, लेकिन तीसरी जगह बाकी थी। हम सुबह 5 बजे वहां पहुंचे। मेरे साथ एजेंसी के 2 लोग थे, तकरीबन 10 पुलिस वाले और वो शख्स जिसने चोरी की थी। घर की गली तंग थी, हवा में नमी थी, दिल अजीब सा घबरा रहा था। हम अंदर दाखिल हुए, सामान एक एक करके निकाला जा रहा था। कार्टन, बैग, बक्से। मैं कमरे के कोने में खड़ा था कि मेरी नजर जमीन पर पड़ी। कुछ चीजों पर तस्वीरें उल्टी पड़ी थी। मैंने झुककर पहली तस्वीर सीधी की और मेरा सांस रुक गया। वो हमारी फैमिली की तस्वीर थी और उस पर अजीब किस्म के निशान बने हुए थे। स्याही जैसे नहीं, पेन जैसे नहीं, बल्कि जैसे किसी ने उंगली या किसी नोकदार चीज से निशान बनाए हो। गोल दायरे, लकीरें, आंखों के पास स्याह सा साया। मैंने दूसरी तस्वीरें उठाई, फिर तीसरी, सब पर निशान। और फिर मैंने वो तस्वीरें देखी, वो कराची वाली स्टूडियो वाली तस्वीर, वो तस्वीर जो हमें पिंडी शिफ्ट होने के बाद कभी नहीं मिली। वो यहाँ कैसे आई? मैंने तस्वीर हाथ में पकड़ी हुई थी कि मुझे साथ वाले कमरे से हल्की सी हरकत महसूस हुई। मैंने सर घुमाया और मैं जम गया। वही मंजर, वही अंदाज, एक लड़की जैसा वजूद, मुंह दूसरी तरफ, बाल खुले हुए। ड्रेसिंग टेबल नहीं थी, लेकिन वो ऐसे खड़ी थी जैसे आईने के सामने हो, और वो बाल बना रही थी। मैं 5 मिनट तक हिल नहीं सका, मैं चीख नहीं सका। मेरा जिस्म सुन हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो जानती हो कि मैं उसे देख रहा हूं, मगर वो मुड़ी नहीं। पुलिस वाले ने कांधा हिलाया, क्या हुआ? मैं चौंक गया। कमरा खाली था। मैंने इधर उधर देखा, कुछ नहीं था। एजेंसी वाले ने मुझे घूरा और कहा, आपकी आंखें लाल हो गई हैं, आप ठीक हैं? मुझे खुद महसूस हो रहा था कि मेरी आंखों में जलन है, जैसे अंदर खून दौड़ रहा। मैंने कुछ नहीं कहा। सामान लोड हो गया, हम वहां से निकल आए। लेकिन मैं जान चुका था ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये सब कुछ किसी और चीज से जुड़ा हुआ था। और सबसे डरावनी बात यह थी, ये चीजें मेरे साथ थी, घर के साथ नहीं। उस सुबह के बाद मेरी नींद कई दिनों तक ठीक नहीं रही। मैं बार बार एक ही बात सोचता रहा, वो तस्वीरें वहां कैसे पहुंची और वो चीज सिर्फ मुझे ही क्यों नजर आई। हम घर वापस आए, सामान अपनी जगह रख दिया, मगर मैं अंदर से मुतमईन नहीं था। मैंने अब्बू को सब कुछ बताया, बाल बनाने वाली चीज, तस्वीरों के निशान, मेरी आंखों का लाल हो जाना, सब कुछ। अब्बू खामोश हो गए। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, यह मसला नया नहीं लग रहा। चंद दिन बाद हम मोतबर आलिम के पास गए। मैंने कभी पहले इस तरह की बातों को संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उन्होंने हमारा हाल सुना, तस्वीरें देखी, कुछ पढ़ा। फिर उन्होंने अब्बू की तरफ देख कर कहा, ये काम आज का नहीं है, ये काफी पुराना है, कम से कम 15-17 साल पुराना। मेरे हाथ ठंडे हो गए। 17 साल? मैं तो तब बच्चा था।
پھر انہوں نے پوچھا کیا کسی پرانی تصویر کا معاملہ ہے؟ ابو نے فوراً کراچی والی تصویر کا ذکر کیا، وہ تصویر جو طالب روڈ کے اسٹوڈیو میں بنوائی گئی تھی، وہ تصویر جو پنڈی آ کر گم ہو گئی تھی، اور وہی تصویر بعد میں نشانوں کے ساتھ چوری شدہ سامان میں ملی۔ عالم صاحب نے کہا اگر جادو میں تصویر استعمال ہوئی ہے تو خاص طور پر فیملی تصویر، اگر اس وقت کچھ کیا گیا ہو تو اس کا اثر لمبے عرصے تک رہ سکتا ہے۔ میرے ذہن میں اس رات کا منظر گھوم گیا، بہن کے کمرے کے سامنے آئینے کے سامنے کھڑی وہ چیز بال بناتی ہوئی، پھر بحریہ والے گھر میں وہی منظر۔ تو کیا وہ چیز گھر کی نہیں تھی؟ عالم صاحب نے صاف کہا یہ گھر سے منسلک نہیں تھا، یہ اثر سے منسلک تھا۔ جہاں آپ جائیں گے اگر اثر باقی ہوگا تو ظاہر ہوگا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب میں پہلی بار اکیلا تھا، وہ موقع تھا، تنہائی، خاموشی اور شدید کمزور لمحہ، اسی لیے وہ ظاہر ہوئی۔ عالم صاحب نے کچھ وظائف دیے، صدقات کا کہا، اور سب سے اہم ان تصویروں اور نشانوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کو کہا۔ ہم نے ویسا ہی کیا۔ چند ہفتوں بعد گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا، نہ کوئی کرسی ہلی، نہ کوئی اسپیکر خود آن ہوا، نہ کبھی وہ منظر دوبارہ نظر آیا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ میرے ذہن میں رہے گی، ریکوری والے گھر میں جب میں اس کمرے میں کھڑا تھا، وہ چیز نہ مجھے نقصان پہنچا رہی تھی، نہ قریب آ رہی تھی، بس موجود تھی، جیسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہو۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ آئینے کے سامنے والے انداز میں کیوں نظر آئی، جیسے وہ کسی اور کی نہیں، کسی تصویر کی عکاسی ہو۔ آج اس واقعے کو کافی وقت گزر چکا ہے۔ DHA فیز 1 والا گھر ابھی بھی موجود ہے مگر خالی ہے۔ ہم نے اسے بیچنے کے لیے لگا دیا ہے۔ میں وہاں جا سکتا ہوں، مگر میں آج بھی کوشش کرتا ہوں کہ اکیلا نہ جاؤں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں نظر نہ بھی آئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں، اور اگر وہ تصویر اس دن سیدھی نہ کی جاتی تو شاید ہمیں کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ سب 17 سال پرانا کرایا گیا عمل تھا۔ یہ تھی میری سٹوری، امید ہے آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستو بتائیے گا آج کی سٹوریز میں آپ کو سب سے زیادہ اچھی کون سی سٹوری لگی۔ دوستو امید ہے آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوئی۔ سٹوریز پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آ چکا ہے اور آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ نمبر ہے اور ایک ای میل ایڈریس، آپ جیسے چاہیں مجھ سے شیئر کر سکتے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ